हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग की। तो आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन बड़े आराम से पूछे जाते हैं। उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आज की क्लास में हमने शामिल किया है, जो आपके एग्जाम में कभी ना कभी जरूर पूछे गए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमारे लिए यही जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने टाइप के कोडिंग हमसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो 3 टाइप की कोडिंग होती है। सबसे पहले बात करूं लेटर कोडिंग, फिर नंबर कोडिंग और फिर मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग में किसी भी वर्ड को, जैसे मैंने कहा कि ये सिल्क है और इसी को किसी दूसरे नंबर से, जैसे CATE से उसने कोड कर दिया होगा, ठीक है, और हमसे फिर इसी लॉजिक, जो भी लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ होगा, उसी सेम लॉजिक के आधार पे किसी अन्य वर्ड की कोडिंग हमसे पूछ लेगा। फिर नंबर कोडिंग में क्या होता है, आपका किसी न किसी वर्ड को वो किसी नंबर से कोड कर देगा। जैसे मैं कहूँ कि उसने C को कोड कर दिया 26 से, तो लॉग की कोडिंग बताइए क्या होने वाली है, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉजिक यूज होते हैं, उन सब की चर्चा भी हम लोग यहाँ करेंगे। और एक होता है मिक्स कोडिंग, जिसमें वो लेटर्स, नंबर्स, इसके अलावा सिंबल, ठीक है, इन सब चीज़ों का कंबाइंड यूज कर लेता है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी हम आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे हम अपने सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और बेसिक बातों से चर्चा शुरू करेंगे और अंत में उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग में 2 क्लासेज हमारी रहेगी। आज की क्लास में लेटर कोडिंग हम लोग पढ़ेंगे, कल की क्लास में फिर नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग हमारी चर्चा का केंद्र रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले लेटर कोडिंग की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपके लिए किसी भी क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सोल्व करने में मदद करेगी। तो सबसे पहले जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू अगर हमें याद है तो हमारे लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे मैं कहूँ कि A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B 2 होता है, C 3 होता है, D 4 होता है, E 5 होता है, F 6 होता है, G 7 होता है, H 8 होता है, I 9 होता है, J 10 होता है, K 11 होता है, L 12 होता है। अगर M की बात करें तो 13 होता है, N 14 होता है, O 15 होता है, P 16 होता है, Q 17 होता है, R 18 होता है, S 19 होता है, T 20 होता है, U 21 होता है, V 22 होता है, W 23 होता है और X आपका 24 होता है और Y आपका 25 होता है, Z आपका 26 होता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इसमें तो कोई आपने अलग चीज़ बताई नहीं, तो हमें ये सब चीज़ें तो वैसे से ही पता है, अगर हमें लिख के ही करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। बट इनको याद करने का सुगम माध्यम क्या हो सकता है, यानी कि इजी तरीके से कैसे इंस्टेंटली दिमाग में ये करेक्ट करेंगे, ठीक है। देखो, एक वर्ड होता है हमारे पास इजोटी, ठीक है, इजोटी एक वर्ड है। इजोटी की खास बात क्या है कि इसमें ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, जे की 10 होती है, ओ 15 होता है, टी 20 होता है और वाई आपका 25 होता है। अगर मुझे ये सिर्फ 5 लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है तो इनके आसपास के लेटर्स की प्लेस वैल्यू इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि हम लोग रीजनिंग की बात करें, एक वर्ड है हमारे पास रीजनिंग, ठीक है। इस रीजनिंग के सारे लेटर्स की हमने क्या लिखनी है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब आर है, जैसे R 18 होता है, ठीक है, थोड़ी सी 5-7 मिनट प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो पता चल जाएगा। अब R 18 होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये पता है कि OPQR होता है, या तो ऐसे ध्यान रख लो, O 15 होता है, P 16 है, Q 17 है, तो R 18 होगा, या RST होता है, ठीक है, टी आता है उससे पहले ऐसा आता, आर आता है, ऐसे तो थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पता ही होती है। तो आर की प्लेस वैल्यू 18 होती है। ई हमें पता है कि ई कितना होता है, 5 होता है। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। एस टी, टी से पहले एस आता है तो T 20 होता है, तो एस आपका 19 हो जाएगा। ओ, ओ आपको पता ही है 15 होता है। अगर एन की बात करूं, देखो एन ओ 15 होगा तो ओ से पहले एन आएगा तो कितना होगा, 14। आई, आई जे 10 होता है तो आई 9 हो जाएगा। एम एन ओ 15 होता है तो एन 14 हो जाएगा। और ई 5 F 6 तो जी 7 होता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप 5 से 7 वर्ड लिख के उनके लेटर्स को इस तरीके से लिख लेंगे तो खुद ब खुद ये बातें आपके जहन में फिट हो जाएंगी, ठीक है, और आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे इस बात को। चलिए नेक्स्ट। अब
इन लेटर्स के बाद कौन कौन से, जब भी किसी लेटर किसी वर्ड को अन्य वर्ड से कोड किया होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से लॉजिक वहां पे यूज हो रहे हैं। तो उन लॉजिक्स के लिए कुछ पैटर्न हमने बनाए हैं, जैसे एक फॉरवर्ड पैटर्न होता है, एक आपका रिवर्स पैटर्न है और एक आपका क्रॉस पैटर्न है। अब समझते हैं कि ये रिवर्स, फॉरवर्ड और क्रॉस पैटर्न क्या है। टोटल 6-7 पैटर्न होते हैं, सभी पे इंडिविजुअल क्वेश्चन भी लेंगे हम अलग 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 सबसे, कि ये देखो आइडेंटिफाई करना है तो कैसे आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं इन्हीं की बात करता हूं तो अगर यहीं पे देखें कि एक फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, जैसे हैंड को उसने कोड कर दिया IBOI OE से। वो लेटर्स की प्लेस वैल्यू क्यों जरूरी थी? वो इसलिए जरूरी थी क्योंकि हम लॉजिक आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखो जैसे H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, A 1 होता है, N 14 होता है और D आपका 4 होता है। अगर IBOE की बात करूं, I 9 होता है, B 2 होता है, O 15 होता है और E आपका 5 होता है। जैसे ही हमने इनकी प्लेस वैल्यू को लिखा तो तुरंत हमें समझ में आ गया कि अगर H को I से कोड किया गया है तो दैट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू 8 है और इसके 9 है, तो इसमें +1 किया गया होगा। सेम A 1 होता है तो B 2 होता है तो यहाँ भी +1 किया होगा। ये N 14 होता है, O 15 होता है तो यहाँ भी +1 होगा। D 4 होता है, E 5 होता है तो यहाँ भी +1 हुआ होगा। समझ रहे हैं? तो इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। बट जरूरी नहीं है हर बार +1 होगा, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बट एक सीक्वेंस में होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ तो +1 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, इधर 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी कोई ना कोई लॉजिकल सीक्वेंस में प्लस या माइनस हो रहा होगा, तो उसी को फॉरवर्ड पैटर्न हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आती है? चलिए दूसरा, रिवर्स पैटर्न की बात करूं। अब उसने कहा कि अगर मैंने हैंड को कोड किया EOBI से, तो अब देखो सबसे पहले H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, A 1 होता है, N 14 होता है और D आपका 4 होता है, E 5 होता है, O 15 होता है, B आपका 2 होता है और I आपका 9 होता है। अब देखो ये फॉरवर्ड रिवर्स पैटर्न क्या है बच्चे, यानी कि फर्स्ट जो यहाँ पे लेटर होगा इसको लास्ट लेटर से उसने क्या कर दिया, एक लॉजिकल सीक्वेंस बना दी। जैसे 8 के बाद 9 आता है, देखो फिर 1 के बाद 2 आता है, फिर 14 के बाद 15 आता है और फिर 4 के बाद 5 आता है। यानी कि एक सीक्वेंस क्या बन गई, रिवर्स। यानी जो इस वर्ड के अंदर पहला लेटर था उसको जो कोडेड वर्ड है उसके लास्ट लेटर के साथ कंपेयर किया गया, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ और लास्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयर किया गया है। तो ऐसा पैटर्न जो होगा उसे एक रिवर्स पैटर्न बोलेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू अगर होगी तो गणित में आंकलन करना आसान होता है अगर सामने वैल्यूज लिखी हो। बात समझ में आती है सभी को? नेक्स्ट देखो क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में क्या होगा, देखो फिर से अगर ये 8 है, ये 1 है, ये 14 है और ये 4 है आपका, B आपका 2 है, I 9 है, E आपका 5 है, O आपका 15 है। यानी कि यहीं पे क्रॉस कर दिया उसने, इसके फर्स्ट को इसके सेकंड के साथ, इसके सेकंड को इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर कर दिया, इसके इस थर्ड को लास्ट के साथ और इस लास्ट को थर्ड के साथ। यानी इस तरीके से जो लॉजिकल सीक्वेंस बनाई गई उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पैटर्न बोलते हैं। बात समझ में आती है सभी को? तो पहले जो हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन इसी आधार पर रहेंगे कि जो दिए गए 3 पैटर्न है इन्हीं पे हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ के साथ आपको भी आंसर करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमने in a certain language write is written as VQHSD in the same way might will be coded as। अगर किसी भाषा में राइट को कोड किया गया है, ठीक है, राइट को कोड किया गया है, राइट है हमारे पास, राइट को कोड किया गया है VQHSD VQHSD के साथ, तो हमें बताना है कि माइट की कोडिंग क्या होगी। ठीक है बच्चे, अब देखो सबसे पहला काम आपका क्या है कि इन सभी की आपको क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब W आपका 23 होता है, R 18 होता है, I 9 होता है, T 20 होता है और E आपका 5 होता है। अगर यहाँ बात करूँ V 22 होता है, Q 17 होता है, H 8 होता है, S 19 होता है, D आपका 4 होता है। यानी कि फॉरवर्ड पैटर्न तो है बट यहाँ पे प्लेस वैल्यू 23 है, यहाँ पे 22 है, तो क्या किया गया है, -1। और ऐसा यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 17 है, 9 है, 8 है, 20 है, 19 है, 5 है और 4 है। तो हमें पता चल गया कि कौन सी लॉजिकल सीक्वेंस का उसने यूज किया है। ठीक है, तो सेम के आधार पे माइट की कोडिंग हमें बतानी है। देखो M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 13,
I9 होता है, G7 होता है, H8 होता है, T20 होता है। तो 13 माइनस 1 12, 12 पे L होता है, I9 है तो 8 पे H होता है, G7 है तो F की प्लेस वैल्यू 6 होती है, H8 है तो G7 होता है और T20 है तो S19 होता है। दैट मीन्स जो माइट की कोडिंग होगी वो होगी LHFGS। क्लियर है? तो पहले लॉजिक ढूंढिए कि किस लॉजिकल सीक्वेंस का यूज हुआ है और उसके बाद फिर जो दिया गया वर्ड है उसका आंसर आपको करना होता है। बात समझ में आई? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a certain language, chair is written as EJCKT. In the same way, table will be coded as. ठीक है, किसी भाषा में चेयर को कोड किया गया है CHAIR, चेयर को कोड किया गया है EJCKT के साथ। तो हमें बताना है कि उन्हीं सेम लैंग्वेज में टेबल की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, टेबल की कोडिंग क्या होगी। देखो बच्चे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे। C3 होता है, H8 होता है, A1 होता है, I9 होता है, R आपका 18 होता है, E5 होता है, J आपका 10 होता है, C3 होता है, K11 होता है, T20 होते हैं। हमें देखते ही पता चल गया कि 3 से 5 गया तो +2 हुआ होगा। सेम यहाँ पे 8 से 10 हो गया, 1 से 3 हो गया, 9 से 11 हो गया और 18 से आपका 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें इसी सेम लॉजिक का यूज करना है। अगर मैं इन सबकी प्लेस वैल्यू लिखता हूँ तो T20 है, A1 है, B2 है, L12 है और E आपका 5 है। ठीक है, तो T प्लस 2 में 20 में 2 ऐड करेंगे 22 V होता है आपका। A1 है तो 3 पे आपका C आता है, B2 है 2 + 2 4 होगा तो 4 पे आपका D होता है, L12 12 में 2 ऐड करेंगे 14 पे N होता है और E5 है 5 में 2 ऐड करेंगे 7 पे आपका G होता है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा V C D N G। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain language, Shyam is written as JXVEP. In the same way, Pinku will be coded as. आपको बताना है कि उसी सेम तरीके से, उसी सेम लॉजिक का इस्तेमाल करके पिंकू की कोडिंग क्या होगी। ठीक है बच्चे, अब देखो क्या लॉजिक यहाँ पे यूज हुआ होगा। सबसे पहले श्याम को लिख लेते हैं। श्याम को कोड किया गया है किसके साथ? JXVEP के साथ। ठीक है, JXVEP के साथ। और हमें बताना है कि पिंकू की कोडिंग क्या हुई होगी, PINKU। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहले S कितना होता है? S19 होता है, H8 होता है, Y25 होता है, A1 होता है और M आपका 13 होता है। ठीक है, J10 होता है बच्चे, X आपका 24 होता है, V22 होता है, E आपका 5 होता है और P आपका 16 होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कोडिंग यूज होगी। ठीक है, क्या लॉजिक उसने लगाया होगा। तो अगर मैं नॉर्मल लॉजिक देखता हूँ फॉरवर्ड पैटर्न, तो यहाँ से 19 से 10 जा रहा है, -9 हो गया, बट 8 से 16 +16 हो गया, फिर 25 to 22। तो ये कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे नहीं बनती। तो फॉरवर्ड के बाद में देखूंगा कहीं रिवर्स तो नहीं है। अगर यहाँ देखो S कितना है आपका 19 है और P आपका 16 है तो -3 हुआ। फिर अगर H देखे 8 है, ये 5 है तो ये भी -3 हुआ। फिर ये 25 है, ये 22 है तो ये भी -3, ये 1 है, ये 24 तो -3, क्योंकि फिर 1 है तो इसके बाद Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर X आएगा। ठीक है, ये M13 है और J10 है। तो दैट मीन्स क्या यहाँ कौन सा लॉजिक यूज हो रहा है? रिवर्स पैटर्न में -3 हो रहा है। ठीक है, रिवर्स में क्या हो रहा है? -3। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ पे यूज करना है। तो P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, I9 होता है, N 14 होता है, K आपका 11 होता है और U आपका 21 होता है। तो सबसे पहले P 16 -3 13 पे M होता है, I9 -3 6 पे आपका F होता है, N 14 -3 11 पे आपका K होता है। ठीक है, 11 आपका K होता है। फिर K11 -3 8 पे आपका H होता है और U21 -3 18 पे आपका R होता है। तो जो कोडिंग बनेगी इसकी वो क्या बनेगी? RHKFM। ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं बच्चे भाई। चलो नेक्स्ट।
In a certain language, mothers is written as this. In the same way, brought will be coded as. फटाफट से सभी बच्चे आंसर करें, बताएं कि क्या आंसर होने वाला है। सिंपली हमें दिया गया है कि मदर्स की कोडिंग MOTHERS, मदर्स को कोड किया गया है OLVEGOU के साथ। हमें बताना है कि इसी सेम लैंग्वेज में ब्रोट की कोडिंग क्या होगी। ब्रोट का मतलब BROUGHT, ठीक है। तो सबसे पहले लॉजिक देखेंगे। लॉजिक तब तक नहीं पता चल पाएगा तब तक जब तक हम इनकी प्लेस वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो M आपका 13 होता है, O आपका 15 होता है, T 20 होता है, H 8 होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस भी करेंगे ये प्लेस वैल्यू आपको खुद से याद होने लगेगी, ठीक है। E आपका 5 होता है, R आपका 18 होता है और S आपका 19 होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखूं O 15 होता है भाई, ठीक है। L आपका 12 होता है, V 22 होता है, E आपका 5 होता है, G 7 होता है, O 15 होता है और U 21 होता है। अब अगर बात करें लॉजिक की तो क्या लॉजिक यूज हो रहा होगा। देखो अगर फॉरवर्ड से ही देखूं 13 से 15 जा रहा है तो +2 हो रहा होगा, 15 से 12 जा रहा है तो -3 हो रहा है, 20 से 22 जा रहा है तो फिर +2 हो रहा है, 8 से 5 -3 हो रहा है, 5 से 7 जाऊं तो +2 हो रहा है, 18 से 15 जाएंगे तो -3 हो रहा है और 19 to 21 जाऊं तो +2 हो रहा है। यानी कि एक लॉजिकल सीक्वेंस क्या यूज हो रही है, ऑल्टरनेट पे +2 और -3 आ रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे +2 होगा आपका, ठीक है। यहाँ -3 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ +2 होगा, यहाँ -3 होगा और यहाँ पे आपका +2 होगा। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में पूरे लेटर्स लिख लेते हैं ABCD से लेकर के Z तक और फिर लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा एक भी लेटर इधर उधर हो गया गड़बड़ हो गई। बट यहाँ से गारंटेड है कम समय में दिमाग परेशान भी नहीं होगा, उलझने नहीं होंगी, बिना उलझन के आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। जैसे B2 होता है, 2 + 2 4 तो D आ गया। R 18 होता है, 18 - 3 15 पे O होता है, O 15 + 2 17 पे Q होता है, U 21 - 3 18 पे R होता है, G 7 + 2 9 पे I होता है, H 8 - 3 5 पे E होता है, T 20 + 2 22 पे V होता है। तो दैट इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, DOQRIEV। क्लियर है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain language, dancer is written as this. In the same way, public will be coded as. किसी सेम लैंग्वेज में डांसर को कोड किया गया है DANCER। डांसर इज कोडेड एज DGEPSF के साथ, ठीक है। हमें बताना है कि पब्लिक की कोडिंग क्या होगी उसी सेम लैंग्वेज के अंदर। पब्लिक इज कोडेड एज, ठीक है बच्चे। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। D4 है, A1 है, N14 C3 E5 R18, D4 G7 E5 P16 S19 F6, ठीक है। अब देखो क्या लॉजिक यूज हुआ होगा, क्या आपको देखने से पता चल पा रहा है, मुझे पता चल पा रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस पैटर्न लगाता हूँ, 4 + 3 7 हो गया, 1 + 4 3 हो गया, तो पहले क्रॉस में +3 हो रहा है लेटर्स की प्लेस वैल्यू में। अगर यहाँ देखें N14 से 16 हो गया, 3 से 5 हो गया तो इसमें +2 हो पा रहा है, और यहाँ देखूँ EF 5 से 6 हो गया, 18 से 9 हो गया तो यहाँ पे +1 हो रहा है। तो सेम लॉजिक आपका यहाँ भी यूज होगा, यानी कि इन दोनों लेटर्स को जब आप रिवर्स करोगे तो आपको +3 करना है, जब इन दोनों को रिवर्स करोगे तो इनकी प्लेस वैल्यू में +2 करना है, और जब इन दोनों का रिवर्स करोगे तो +1 करना है, ठीक है। तो P की प्लेस वैल्यू 16 होती है, U 21 होता है, B 2 होता है, L 12 होता है, I 9 होता है और C 3 होता है। अगर 21 + 3 करूंगा 24 पे X आता है, और P 16 + 3 करूंगा 19 पे S आता है। अगर यहाँ पे देखें तो 2 + 2 4 करेंगे तो D आएगा, और 12 + 2 14 करेंगे तो N आएगा, ठीक है। तो 3 + 1 4 करेंगे तो D आएगा, और 9 + 1 10 करेंगे तो J आएगा। तो जो आंसर बनेगा XNDDJ। क्लियर है सभी को, लॉजिक समझ में आ गया भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
In a certain language, rail is written as KCTN. In the same way, read will be coded as. किसी से भाषा में रेल को कोड किया गया है KCTN के साथ. रेल इज कोडेड एज KCTN. तो हमें बताना है कि रीड विल बी कोडेड एज. रीड की कोडिंग क्या होगी? READ. ठीक है. अब देखो R का मतलब होता है 18, A की प्लेस वैल्यू 1, I9, L12. ठीक है. K की बात करें तो 11, C3, T20 और N होता है आपका 14. अब देखो क्या लॉजिक यहाँ पे यूज हो रहा होगा. यहाँ पे देखो ये 18 से 20 हो गया और ये 9 से 11 हो गया और ये 1 से 3 हो गया. तो ये तो एक क्रॉस पैटर्न हो गया और ये सीधा फॉरवर्ड हो गया यानी +2. यहाँ पे क्रॉस में +2 हो रहा है और लास्ट लेटर को डायरेक्टली किया गया है. यानी यहाँ पे क्रॉस 3 का एक पेयर बना, एक लेटर सिंगल रहा. तो सेम यहाँ पे करना है. इन 3 का एक पेयर बनेगा +2 का और इसका एक पेयर बनेगा. तो D में 2 ऐड करेंगे, D 4 होता है तो 6 तो F बन जाएगा बच्चे. R 18 होता है, E आपका 5 होता है, A 1 होता है. 1 में 2 ऐड करेंगे 3 तो C बन जाएगा. E में 2 ऐड करेंगे 7 तो G बन जाएगा और R में 2 ऐड करेंगे 20 तो T बन जाएगा. तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा CGTF. ठीक है. CG. अच्छा ये डिफरेंट हो गया. L12 है तो K11 है. रेल इज कोडेड एज KCTN. ठीक है. I9 है, +2 है, सॉरी L के साथ नहीं है. बिल्कुल सही बना है, कोई भी इसमें गलत नहीं किया हमने. बात समझ में आती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए फटाफट से. In a certain language, Indian is written as SWLPGS. In the same way, temple will be coded as. ठीक है. किसी सर्टेन लैंग्वेज में इंडियन को कोड किया गया है INDIAN. इंडियन को कोड किया गया है SWLPGS के साथ. ठीक है. तो हमें बताना है कि इन द सेम वे टेम्पल विल बी कोडेड एज. टेम्पल की कोडिंग क्या रहेगी? ठीक है बच्चे. अब देखो सबसे पहले अगर यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखता हूँ, I9 होता है, N14 होता है, D4 होता है, I9, A1, N14 होता है, S19 होता है, 23 होता है, L12 होता है, P16 होता है, G7 होता है, S19 होता है. अब क्या लॉजिक यूज हो रहा होगा ये बात समझने की कोशिश करिए. अगर मैं यहाँ देखो 9 से 19 तो +10 हो रहा है. अगर 14 से 23 जाऊँ तो +9 हो रहा है. 4 से 12 जाऊँ तो +8 हो रहा है. 9 से 16 जाऊँ तो +7 हो रहा है. 1 से 7 जाऊँ तो +6 आ रहा है और 14 to 19 जाऊँ तो +5 आ रहा है. ठीक है. तो एक लॉजिकल सीक्वेंस मिल गई. जो नंबर्स की प्लेस वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है बट डिसेंडिंग ऑर्डर में अलग अलग लेटर के साथ. ठीक है. तो यहाँ भी यानी +10 होगा बच्चे, ये +9 होगा, ये +8 होगा, ये +7 होगा, ये +6 होगा और ये प्लस आपका 5 होगा. तो अगर ये बात करें T20 होता है +10 30 यानी 26 से 4 अबव है तो प्लेस D आ जाएगा. E5 होता है 5 + 9 14 पे N होता है. M13 होता है 13 + 8 21 पे U होता है. P16 + 7 23 पे W होता है. L12 + 6 18 पे आपका R होता है. E5 + 5 10 पे J होता है. तो ये आपका आंसर बन जाएगा. क्लियर है. D and U W R J. क्लियर है सभी को. चलिए फिर नेक्स्ट. इन ए सर्टेन लैंग्वेज वेंचर इज कोडेड एज दिस एंड द सेम वे पेंटर विल बी कोडेड एज. तो ये आपके लिए होमवर्क है. आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है. अभी क्लास खत्म नहीं हुई, कहीं आप ये समझ रहे हो. ठीक है. मैं चाहता हूँ कि हर एक पैटर्न पर आपको क्वेश्चन दूं प्रैक्टिस के लिए. ठीक है. तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है क्वेश्चन नंबर 8 का. ठीक है. और ऐसे ही चलिए नेक्स्ट तो डिफरेंट पैटर्न आ जाएगा. बट जो अभी तक हमने 3 पैटर्न पढ़े हैं, फॉरवर्ड, क्रॉस और रिवर्स पैटर्न, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे क्वेश्चन नंबर 8 का. ठीक है बच्चे. चलो नेक्स्ट.
अब नेक्स्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो अगला जो पैटर्न है हमारा वो एक कौन सा पैटर्न है? पोजीशन बेस्ड। अब पोजीशन बेस्ड की आप सभी के मन में एक सवाल उठना और लाजमी है कि जब आप इतने सारे लॉजिक बता दोगे तो हम पेपर में कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार ये लॉजिक यूज हो रहा होगा। तो इस क्लास के अंत तक आपको जुड़े रहना है, वहां मैं ये बताने वाला हूं कि आप सबसे पहले कौन सा लॉजिक आप एग्जाम में लगाओगे, दूसरे नंबर पे कौन सा लगाओगे, यानी लॉजिक्स की प्रेफरेंस भी बताऊंगा मैं आपको, उसकी टेंशन मत लीजिए। क्लियर है? चलो देखो नेक्स्ट। तो पोजीशन बेस्ड की खास बात क्या होती है? देखो ये समझो, सबसे पहले पोजीशन बेस्ड की खास बात ये होती है कि जो लेटर्स दिए गए वर्ड में होते हैं और जिसके साथ कोड किया होता है वो सेम होते हैं हमेशा, बस उनकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे एम यहां पे था तो एम को वो यहां ले गया, ये ओ था तो ओ यहां आ गया, ये टी यहां आ गया, ये एच ये आ गया, ये ई आ गया, ये आर आ गया और ये एस आ गया। यानी कि जब लेटर्स की क्या करे, वो सिर्फ पोजीशंस को चेंज करे। सेम लेटर्स यूज हो रहे हैं लेकिन पोजीशन चेंज कर दी, दैट मीन्स वो पोजीशन बेस्ड लॉजिक होता है। देखो यहाँ पे, तो इन ए सर्टेन लैंग्वेज मदर इज रिटन एज दिस, पता चल गया कैसे कोड किया गया। तो ब्रॉड को भी, यानी जो लास्ट है वो पहला हो जाएगा, जो सेकंड लास्ट है वो ये हो जाएगा, फिर जी आएगा, फिर यू आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा और फिर बी आएगा। तो हमें पता चल गया कि इसकी कोडिंग किसके साथ हुई है। बात समझ में आती है? ठीक है, तो परफेक्टली आप आंसर कर सकते हैं बहुत आराम से, बस आपको ये पता हो कि ये लॉजिक क्या यूज हो रहा है। तो जब भी सेम लेटर्स दिखें आपको, जो गिवन वर्ड है, जो कोडेड वर्ड है, सेम लेटर्स हैं, तो मतलब वो पोजीशन बेस्ड है। ठीक है बच्चे, चलो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो। अब इन ए सर्टेन लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे सब्स्टिट्यूशन विल बी रिटन। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन और ये दोनों सेम लग रहे हैं, बट लॉजिक आइडेंटिफाई करो ना। अब देखो यहां लॉजिक क्या यूज हुआ कि पहले 6 लेटर्स, टोटल इसमें कितने लेटर हैं? 12। ठीक है, तो पहले 6 लेटर्स को उसने रिवर्स कर दिया। देखो DISTRI, तो देखो DISTRI, और जो लास्ट के 6 लेटर है BUTION, तो BUTION। समझ रहे? यानी सेम लेटर्स थे, लॉजिक हमें पता चल गया। तो सेम यहां पे करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन, तो क्या करेंगे? S, फिर क्या लिखेंगे? U, फिर क्या लिखेंगे? B, फिर क्या लिखेंगे? S, फिर T और फिर I। तो यानी पहले 6 लेटर्स को हमने रिवर्स कर दिया। अब 2 पार्ट में रिवर्स किया गया, फिर जो लास्ट के 6 लेटर उनको रिवर्स कर दिया। देखो TUTION, यानी N पहले आएगा इधर, ठीक है, टी लास्ट में जाएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा, फिर टी आएगा। क्लियर? तो ये आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक बात सबको समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखिए, पोजीशन बेस्ड की यही खास बात होती है कि सेम लेटर्स कोड किए होंगे और फिर उनको इस तरीके से यूज करना है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। In a certain language, humidity is written as this. In the same way, politics will be coded as. देखो humidity HUMIDITY, ठीक है, इसको कोड किया गया UHIMID और TY के साथ। तो हमें बताना है कि पॉलिटिक्स के कोडिंग क्या होगी। POLITICS, ठीक है, पॉलिटिक्स के कोडिंग क्या होगी। अब देखो सेम लेटर्स यूज हो रहे हैं यहां भी। देखो पहले दोनों लेटर्स को क्या कर दिया उसने? रिवर्स कर दिया। फिर इन दोनों लेटर्स को, नेक्स्ट 2 लेटर्स को रिवर्स कर दिया। फिर नेक्स्ट 2 लेटर्स को रिवर्स कर दिया। फिर नेक्स्ट 2 लेटर्स को रिवर्स नहीं किया। अब कुछ बच्चों को लगता होगा कहीं क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, यही लॉजिक है कि 2-2 के पेयर बना के पहले 3 पेयर को तो क्या किया गया है? रिवर्स किया गया है, बट लास्ट का पेयर उसने एग्जैक्ट लिखा है। तो आपको भी सेम लॉजिक यूज करना है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। ठीक है, PO है तो OP आ जाएगा भाई, ठीक है, LI है तो IL आ जाएगा, TI है तो IT आ जाएगा, और CS है तो डायरेक्टली आपका CS आ जाएगा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका यूज होगा यहाँ पे। बात समझ में आती है? तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In a certain language, manufacture is written as this. In the same way, electronics will be coded as. ठीक है, तो in a certain language, manufacture, manufacture, मैन्युफैक्चर को कोड किया है उसने AMFUNUTCARE के साथ। तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी। ELECTRONICS। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोडिंग क्या होगी। अब देखो सिंपली यहां पे उसने क्या किया, दो दो के पेयर, पहले दो का पेयर बनाया AMMA। ठीक है, तो दोनों लेटर्स को क्या कर दिया उसने, इन्वर्स कर दिया। फिर नेक्स्ट थ्री लेटर्स को देखो FN और U, नेक्स्ट तीन लेटर्स का पेयर और उसका इन्वर्स कर दिया। और अगर फिर बात करूं तो फोर लेटर्स का पेयर है UAT और C, चार लेटर्स का पेयर बनाया और लास्ट के दोनों एज इट इज रख लिया उसने। तो यहाँ पे ये लॉजिक यूज हो रहा है। तो पहले दोनों को इन्वर्स करेंगे भाई, EL है तो LE हो जाएगा। फिर तीनों को इन्वर्स करना है, तीन का पेयर बनेगा TCE। ठीक है, TCE। फिर चार का पेयर बनेगा R, ये इस तरीके से। तो यहाँ आ जाएगा I, यहाँ आ जाएगा N, यहाँ आ जाएगा O और यहाँ R, और लास्ट के दो उसने एज इट इज लिए हैं तो C और S आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन बेस्ड का उसने यूज किया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सभी को? यहां तक आई थिंक किसी को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट देखो। तो इसका आंसर भी ये पोजीशन बेस्ड पे आपके लिए होमवर्क है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपने किया था, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ही। ये भी पोजीशन बेस्ड है, पर मैं चाहता हूं कि आप लोगों की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो और आप लोग भी इसे सोल्व करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। जैसे इन ए सर्टेन लैंग्वेज फिजिक्स इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे हिस्ट्री विल बी कोडेड एज। कई बार पता नहीं चलता कि पोजीशन बेस्ड ही है ये भी, लेकिन इसमें क्या लॉजिक यूज हो रहा है तो मैं बता देता हूं। जैसे फिजिक्स है PHYSICS और इसको कोड किया गया है CHIPSSY के साथ। तो हमें बताना है कि हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी, HISTORY। ठीक है, अब सिंपली देखो P16 होता है, H8 होता है, Y25 होता है, S19 होता है और I9 होता है, C3 होता है, S19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटर्स की है तो सेम लेटर, ठीक है, लेकिन इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। देखो पहले C3, H8, I9, P16, S19 और Y25। ठीक है, यानी सभी को किस में ले लिया, असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे। देखो H8 है, I9 है, S19 है, T20 है, O15 है, R18 है, Y25 है। तो सबसे पहले कौन आएगा, HI ही आएगा क्योंकि इन्हीं की प्लेस वैल्यू कम है, 8, 9। फिर कौन आएगा 15, 15 पे कौन है O। फिर कौन आएगा 18, 18 पे कौन है R। फिर कौन आएगा 19 पे S। फिर कौन आएगा 20 पे T। फिर कौन आएगा 25 पे Y। तो ये इसका कोड बन जाएगा। तो HIORSTY, HIORSTY। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है वो, लेकिन बेसिक चीजें ही यूज होंगी। कल की क्लास में भी हम एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। स्टार्ट हमने बिल्कुल बेसिक से किया है ताकि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आए। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की। जो नेक्स्ट पैटर्न होगा आपका वो होगा अपोजिट लेटर्स पे। ठीक है, किस पे होगा, अपोजिट लेटर्स। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है अपोजिट लेटर्स। ठीक है, यानी एक दूसरे के अपोजिट लेटर। तो पहली बात तो यह ध्यान रखिए, हमेशा जो अपोजिट लेटर्स होते हैं इनके लेटर्स के सम की प्लेस वैल्यू हमेशा 27 होता है।
ठीक है, जैसे A1 होता है, Z26 होता है, 27 हो गया। ऐसे देखोगे F6 होता है, U21 होता है, 27 हो गया। TL12 होता है, O15 होता है, 27 हो गया। ठीक है, अब इनको याद कैसे रखेंगे कि किन के अपोजिट कौन होता है। ठीक है, तो याद कैसे रखो, जैसे AZ ये तो वैसे याद रह जाएगा। BY ऐसे याद रख लो, बाय होता है बाय, तो BY। CX6 DW माउंटेन ड्यू, ठीक है, ड्यू से ध्यान रख लो। EV इवनिंग, ठीक है, EV क्या ध्यान रखो, इवनिंग। E के अपोजिट V होता है। FU फोर से ध्यान में रख लोगे। GT रोड, ठीक है, तो ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, HS यानी हाई स्कूल, HS का मतलब हाई स्कूल, ऐसे ध्यान में रख लो। ठीक है, IR इंडियन रेलवे, ये इसको याद करने का तरीका हो जाएगा सही, IR इंडियन रेलवे। JQ का ध्यान रख लो, जंगल क्वीन, JQ जंगल क्वीन। ठीक है, KP कानपुर, KP का मतलब क्या, कानपुर जाना है हमें। LO को ध्यान रख लो, लव, और MN को ध्यान रख लो, मैन से। ठीक है, तो कुछ भी कठिन नहीं है, एक दो बार अगर ढंग से पढ़ भी लिया ना तो भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, दोहरा देता हूं, AZ BY बाय 6 माउंटेन ड्यू, इवनिंग 4 GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव, और आपका मैन। ठीक है, ये अपोजिट लेटर है, अगर ये याद रह गए तो और टाइप के क्वेश्चन बनाने आसान हो जाएंगे। देखो, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपोजिट लेटर से, हमारे पास एक वर्ड है किंग को कोड किया गया है PRMT से। ठीक है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज किंग इज रिटन एज PRMT, इन द सेम वे रेल विल बी कोडेड एज, उसी सेम तरीके से रेल को कैसे कोड करेंगे। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे KP कानपुर, इंडियन रेलवे, मैन GT रोड, यानी सारे लेटर एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट लेटर्स हैं। तो सेम हमें बताना है रेल का, तो इंडियन रेलवे AZ, I से फिर इंडियन रेलवे, I का अपोजिट R होगा, R का I होगा, LO लव। ठीक है, तो जो कोडिंग बनेगी इसकी वो बनेगी IZRO के साथ। ठीक है, तो ये आपका अपोजिट लेटर का पैटर्न होगा। नेक्स्ट देखो, इन ए सर्टेन लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड एज। अगर हैंड को कोड किया गया है किसके साथ, SZMW के साथ। ठीक है, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी। अगर आपको ये ना पता चले ना, इतना याद रहे, तो सम करके देख लो, जैसे H8 होता है, S19 है, 27 बन गया, A1 Z26, N14 M13 27, D4 W23 तब भी 27, या हाई स्कूल AZ मैन माउंटेन ड्यू, तो हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, लव, और कानपुर, तो HROP, यानी ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर है बच्चे सभी को भाई। चलो नेक्स्ट, फाइंड आउट ओड वन, हमें बताना कि इनमें से ओड क्या है। अब देखो कैसे बताओगे, अगर आपको जरा सी भी प्रैक्टिस है ना थोड़ी, हाई स्कूल कानपुर GT रोड और कानपुर KP होना चाहिए था, तो ये आपका यहाँ पे ओड है। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा वो 4th बनेगा, यानी ये सारे किस पे दिए हुए थे, अपोजिट लेटर्स पे बेस्ड दिए हुए थे। बात समझ में आई सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो हर एक पैटर्न से एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क जरूर रखा है, जिसका आंसर आप सभी बच्चे दिए गए पैटर्न को सीख करके कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो आपका पैटर्न है, पैटर्न नंबर 6, ये क्या होता है, कॉमन पैटर्न। कॉमन पैटर्न की खास बात क्या होती है कि इसमें हमेशा एक तो सिंगल वर्ड नहीं देगा, अगर डबल वर्ड दिए हैं तो आप समझ जाओ, जैसे उसने ऑरेंज को कोड कर दिया इसके साथ और ग्रेप्स को कोड कर दिया इसके साथ, तो बताओ कि कुछ भी देके उसकी कोडिंग क्या होगी। यहाँ कॉमन वर्ड ढूंढने हैं, जैसे देखो AX है यहाँ पे, यानी A की कोडिंग X होगी, तो यहाँ भी A की कोडिंग X होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे V है तो EV हो गया भाई, तो यहाँ भी EV है, तो यहाँ पे GT है, तो कॉमन वर्ड आपको ढूंढने हैं और तब जाकर के आपको आंसर करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास देखो,
क्वेश्चन क्या है सबसे पहले, इन ए सर्टेन लैंग्वेज ऑरेंज इज रिटन एज दिस एंड ग्रेप्स इज रिटन एज दिस, देन द सेम वे एप्पल विल बी कोडेड एज। तो यानी कि ए की कोडिंग देखो किसके साथ हुई होगी भाई, तो ए की कोडिंग अगर मैं देखूं यहाँ पे, ए कहाँ पे है, इधर है ए, इधर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे रहा, ये रहा ए। तो जी आर ए थर्ड लेटर है तो इसकी कोडिंग एक्स के साथ हुई होगी, तो सबसे पहले तो फर्स्ट लेटर एक्स होगा, तो ऑप्शन थर्ड और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गए। उसके बाद आर आर सेम है, आर आर सेम है, तो फोर्थ लेटर देख लो क्या है, फोर्थ लेटर डिफरेंट है, फोर्थ लेटर क्या है, एल। तो एल की कोडिंग अगर मैं देखूं किसके साथ हुई है, अगर यहाँ पे नहीं पता चल रहा जेड एक्स यू टी वी, तो ये रहा एल, ये रहा एल, एल की कोडिंग किसके साथ हुई है, एस के साथ, तो एस आएगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद तो लास्ट में क्या है, ई, और ई की कोडिंग किसके साथ हुई है, ई की कोडिंग हुई होगी वी के साथ। तो ऐसे कॉमन लेटर ढूंढने होते हैं और फिर आंसर करना होता है। बात समझ में आई सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इन ए सर्टेन लैंग्वेज काइट इज रिटन एज यू वी डब्ल्यू एक्स एंड नेक्स्ट इज दिस, देन इन द सेम वे टेंट विल बी कोडेड एज। देखो तो टी की कोडिंग किसके साथ हुई होगी, यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, तो टी की कोडिंग किसके साथ हुई होगी, डब्ल्यू के साथ। तो स्टार्टिंग में भी डब्ल्यू होगा, लास्ट में भी डब्ल्यू होगा। ई और एन बचता है, ई की कोडिंग किसके साथ हुई होगी, एक्स के साथ, तो यहाँ एक्स आ जाएगा भाई। फिर एन बच गया, तो एन की कोडिंग देखो, फर्स्ट एन की कोडिंग जेड के साथ हुई होगी, तो जेड आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसान है, बड़े आराम से आप इसका आंसर कर सकते हो। क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट, ठीक है। एक इलॉजिकल पैटर्न भी होता है सेवंथ, अगर ये सारे नहीं है तो इलॉजिकल भी है, हालांकि बहुत कम चांस है कि इलॉजिकल आपसे पूछेगा जिसमें कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस नहीं लग रही होती। जैसे यहाँ पे इसको आप ओड वन आउट, एनालॉजी या कोडिंग कुछ भी कह लीजिए, इन सबका पैटर्न एक ही होता है, कोई इसमें अलग अलग नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर इनको रिवर्स से पढ़ू ना, ई ए एस टी ईस्ट है, डब्ल्यू ई एस टी वेस्ट है, तो एन ओ आर टी एच नॉर्थ, तो यहाँ क्या होना चाहिए, साउथ, तो एस ओ यू टी एच, यानी क्या हो गया, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो गया। तो ये इलॉजिकल पैटर्न है, थोड़ा सा दे देता है कई बार इस तरीके से भी, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, जैसे अब इससे एक में ये इसको कोड किया गया इसके साथ, तो कोल्ड की कोडिंग, अब देखो इससे एक वर्ड बन रहा है प्रॉपर, ठीक है, जिसका मीनिंगफुल वर्ड अर्ली, तो इससे बन जाएगा लेट। अगर इससे देखूं तो बन गया ई ए आर एल वाई अर्ली, और इससे देखे तो बन गया लेट, ठीक है। तो सेम यहाँ पे इससे बनेगा कोल्ड, तो कोल्ड का मतलब क्या बनना चाहिए, हॉट, तो एच ओ टी जिसके अंदर है वही आंसर होगा, यहां नहीं है, टी एच ओ हॉट, तो यहां से बन जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बात समझ में आई बच्चे सभी को? ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 7 पैटर्न है। कल की क्लास में हम इन्हीं 7 पैटर्न को यूज करके नंबर कोडिंग बनाएंगे, मिक्स कोडिंग बनाएंगे, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी सोल्व करेंगे। तो आज की बेसिक क्लास थी जिसको आपको जानना बहुत जरूरी था। कल की क्लास में इन सबको चर्चा में जरूर लेकर के आएंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़ के आनी है, ठीक है। दूसरी चीज, अब एग्जाम में आप किस तरीके से चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो चेक करना होता है वो होता है पोजीशन बेस्ड। अगर सेम लेटर्स को सेम उसके साथ कोड किया गया तो पोजीशन होगा, फिर चेक करिए अपोजिट तो नहीं है, फिर कॉमन, फॉरवर्ड और रिवर्स, और फिर क्रॉस, और फिर इलॉजिकल, ठीक है। बात समझ में आई? तो ये आपकी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हमेशा आपको लॉजिक्स को चेक करना होता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारे कोर्सेज हैं। अगर आप एचपीएस हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे एचसीएस के प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा हमारे यूपीएससी के कोर्सेज से भी आप जुड़ के अपनी तैयारी को और मुकम्मल बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए या hello@civilstep.com पे हमें मेल करिए, ताकि हम आपकी समस्याओं को दूर कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।